Continuing in the chapter of biotechnology principle and processes, in fifth and the final lecture today we are going to discuss about the process of recombinant DNA technology. अब इस प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर खास कुछ समझने का नहीं है, तो एनसीईआरटी को हम लोग डायरेक्टली रीड कर लेंगे। अब बात आती है क्या कि हमने इस पैराग्राफ को पहले भी पढ़ रखा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं जिनको स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आइसोलेट करना पड़ेगा डीएनए को, फिर उसको फ्रैगमेंटेशन को करनी पड़ेगी, उसके अंदर से फिर आइसोलेशन करना पड़ेगा उस डीएनए के फ्रैगमेंट का जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर उसको लाइगेट करना पड़ेगा वेक्टर के अंदर, फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा होस्ट में, फिर होस्ट को जो है आपको लार्ज स्केल पे उगाना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा, और फिर एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसकी। फिर उसकी सेपरेशन और प्योरीफिकेशन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है क्या, इन्हीं स्टेप्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए को अगर हमें आइसोलेट करना है तो बाकी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे प्लांट या बैक्टीरियल सेल का केस है, या फिर हमारा फंगस का केस है, या एनिमल का केस है, तो इसके अंदर बाकी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर तो सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेलुलोज डाल दो प्लांट सेल के अंदर, काइटिनेज डाल दो फंगस के केस में, और बैक्टीरिया के केस में लाइसोसोम डाल दो, लाइसोजाइम डाल दो सॉरी। इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी बैक्टीरियल सेल की या प्लांट सेल की जो वॉल होगी वो डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर प्रोटीन प्रेजेंट है तो प्रोटीएज डाल दो, राइबोन्यूक्लियस डाल दो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज डाल दो, लाइपेज डाल दो, किसके लिए, लिपिड्स के लिए। इस तरीके से सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएंगे और अदर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देंगे हम लोग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के थ्रू, और डीएनए को प्योरीफाई कर लेंगे। कैसे, डीएनए को अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। कैसे, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। चिल्ड एथेनॉल ये पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किससे निकलता है ये, प्रेसिपिटेट आउट कैसे करता है, चिल्ड एथेनॉल को डाल करके। और इसको हम लोग क्या देख सकते हैं, दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन दी सस्पेंशन, जैसा हमें इस फिगर में देखने को मिल रहा है। स्पूलिंग के थ्रू हम लोग फिर इसको बाहर निकालते हैं। अच्छा, एल्यूशन क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो, एल्यूशन था जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, उसको बाहर निकाल रहे थे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, वो एल्यूशन था। ये डीएनए के प्रेसिपिटेट हो जाने पे जब हम लोग इसको बाहर निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग स्पूलिंग कह रहे हैं। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ये हमने क्या किया, चिल्ड एथेनॉल डाली इसके अंदर, और ये हमारा ये प्रेसिपिटेट कर गया, ये सारा डीएनए है। रिकॉल करो, न्यूक्लिक एसिड इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये सही बात है, लेकिन मेजॉरिटी के केसेस में ये डीएनए होगा, कुछ के केस में आरएनए होगा। अब ये जो है आपसे दर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि दैट न्यूक्लिक एसिड आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फिर ये पूछा जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड तो सब में देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर के अंदर डीएनए है और कुछ के अंदर आरएनए देखने को मिलता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर भाई हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कटवाना है तो इसको प्योर फॉर्म में होना पड़ेगा। इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का क्या मतलब है कि बाकी चीज़ों से फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो एनक्लोज्ड है कहाँ पे, मेम्ब्रेन्स के अंदर, भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें सेल को ब्रेक द सेल ओपन करना पड़ेगा, सेल को तोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा डीएनए रिलीज़ हो पाए अलॉन्ग विद दी अदर मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे आरएनए प्रेजेंट है तो राइबोन्यूक्लियस डाल दिया तो आरएनए चला गया, ख़त्म हो गया, डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन्स प्रेजेंट है, प्रोटीएज डाल दिया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए। पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, लाइपेज डाल दिया। इस तरीके से हम लोग एंजाइम डाल करके ये काम अपना अचीव करवा सकते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल टिश्यू विद एंजाइम्स। जैसे लाइसोसोम डाला हमने बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कराने के लिए, सेल्यूलेज डाला किसके लिए, प्लांट सेल के लिए, काइटिनेज डाला फंगस के लिए। ये एज आ रहा है इसके अंदर, ये एंजाइम है। सेल्यूलोज से बनी हुई होती है प्लांट की सेल वॉल और इसीलिए सेल्यूलेज एंजाइम है। काइटिन की बनी होती है फंगल सेल वॉल, तो काइटिनेज एंजाइम है।
लाइसोसोइम किसके लिए है? बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए है। आपको ये पता होगा जीन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए के ऊपर, और प्रोटीन्स के साथ ये इंटरवाइंड होते हैं। जैसे हिस्टोन के साथ हमने अपनी जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा है कि हिस्टोन के साथ इसकी पैकिंग होती है। आरएनए को रिमूव कर सकते हैं हम लोग राइबोन्यूक्लियस डाल के, और प्रोटीन जहाँ भी प्रेजेंट है, चाहे वो हिस्टोन हो कहीं भी हो, ये प्रोटीएस डाल के डाइजेस्ट हो जाएगा। अदर मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटमेंट के साथ रिमूव कर सकते हैं, और प्योरीफाई कर लेंगे डीएनए को हम लोग चिल्ड एथेनॉल को डाल के। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जिसके अंदर हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब हमें फ्रैगमेंटेशन करनी है डीएनए की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल के। अब तो डीएनए की कटिंग जो होनी है स्पेसिफिक लोकेशन, वो किसके थ्रू होगी, कैसे होगी? हमारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से होगी। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये डाइजेशन जो होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन, ये कैसे होता है? दीज आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग द प्योरीफाइड डीएनए। जो हमने डीएनए प्योरीफाई किया है, इसको इंक्यूबेट कर दिया हमने इसके मॉलिक्यूल के साथ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। किस पे? ऑप्टिमल कंडीशंस दे करके। किस एंजाइम के लिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो भी ऑप्टिमल कंडीशंस हैं वो उसको प्रोवाइड करी, और प्योरीफाइड डीएनए को काटने के लिए उसको दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? एगरोस जेल की इलेक्ट्रोफोरेसिस करी हमने, जिससे हमने क्या करना था? सेपरेशन करना था। किस चीज़ का? कि हमारे जो फ्रैगमेंट हैं वो कट रहे हैं कि नहीं। ये किस लिए हुआ? कि इससे ये चेक हुआ, एम्प्लॉय हुआ ये किस चीज़ के लिए? चेक करने के लिए कि प्रोग्रेशन कैसी हो रही है, प्रोग्रेशन ऑफ दी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। अब मैं आपको वही उसी वाले डायग्राम पे लेकर के चलूँ एक बार, तो आप इस डायग्राम से देख के समझ सकते हो कि भाई इस वाले के अंदर डाइजेशन अच्छी खासी हो रही है, तो इसके अंदर जो फ्रैगमेंट्स हैं वो बहुत दूर तक चले गए, क्योंकि ये ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड को जब हम यूवी लाइट से एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके यूवी लाइट में इसको एक्सपोज करते हैं, तो ये ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं। तो जितने ज़्यादा आगे तक बैंड है, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है डाइजेशन की। यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है हमसे यहाँ पर, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको एम्प्लॉय किया जाता है चेक करने के लिए प्रोग्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, कि इसकी प्रोग्रेस क्या है, डाइजेशन जो ये चल रहा है इसकी प्रोग्रेस क्या है। अब बात आती है फिर से वही बात, डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और हाइड्रोफिलिक होता है। ये दिल से हमने याद रखा था, डीएनए हाइड्रोफिलिक है। और बात करें नेगेटिवली चार्ज की, तो डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है, और कहाँ पे जाता है? एनोड पे जाएगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या होता है? एनोड होता है। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम लोग वेक्टर डीएनए के साथ भी, और जॉइनिंग होएगी किसकी? जॉइनिंग जो डीएनए की है इसके साथ, वेक्टर डीएनए के साथ। ये काफ़ी सारे प्रोसेस इन्वॉल्व करती है। बहरहाल हम लोग क्या करते हैं? सेम एंजाइम से, आफ्टर हैविंग कट दी सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों के लिए क्यों यूज़ करते हैं हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकग्निशन साइट्स होती हैं, तो सेम तरीके के स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे। तो जो कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट है कहाँ से? फ्रॉम द सोर्स डीएनए, उसको कट वेक्टर के साथ, कट वेक्टर के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसके साथ जोड़ा जा सकता है, और मिक्स करके इनको लाइगेज डाल दिए इसमें, डीएनए लाइगेज। इससे क्या होगा? हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसकी वो बन जाएगा। ये जो है ना कट वेक्टर विद स्पेस, कट वेक्टर मतलब मान लो ये वेक्टर ऐसे था पूरा, इसके अंदर से इतना पोर्शन निकाल दिया, तो अब ये कितना बचा है? इतना बचा है। तो ये कट वेक्टर विद स्पेस है, इस स्पेस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग डाल देंगे, तो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। यही बात लिखी है, सोर्स डीएनए और द कट वेक्टर विद स्पेस, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मैं अलग अलग कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सोर्स डीएनए को उठाया है हमने, और कट वेक्टर विद स्पेस, इन दोनों को इसको उठाया और इनको उठाया, और फिर मिक्स कर दिया इसको, और लाइगेस ऐड कर दिया। इससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2, जिससे हमने कटिंग ऑफ डीएनए कर ली स्पेसिफिक लोकेशंस पे। यानी अब हमने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया था, चिल्ड एथेनॉल डाली थी तो प्रेसिपिटेट हो गया था। अब फ्रैगमेंटेशन भी कर ली हमने। फ्रैगमेंटेशन के अंदर के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट की, यानी अपने जीन की क्या कर ले रहे हैं? कॉपी बनाएंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम लोगों ने क्या कर लिया? इसके बाद इसको लाइगेट कर दिया वेक्टर में। अब वेक्टर में लाइगेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है हमें, ट्रांसफ़र करना है इसको होस्ट के अंदर। अब उससे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं? हम लोग इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना ले रहे हैं।
हमारा जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी मल्टीपल कॉपीज़ कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करके। आपने ये चीज़ RT-PCR नाम के टेस्ट में पढ़ी होगी। RT-PCR कब, कोविड के अंदर बहुत होता था ये। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का PCR था ये। अब PCR किसके लिए यूज़ होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए होता है। पॉलीमरेज आपको पता है, पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है, जीन की क्लोनिंग करना। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को पॉलीमरेज के चेन रिएक्शन के अंदर डाल देंगे तो ये काम ईजी हो जाएगा हमारा। इस PCR के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की, इन विट्रो बनाई जाती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है याद रखना। इन विट्रो बनाई जाती हैं क्या क्या यूज़ करके, नंबर 1 यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर्स, पहली चीज़, और द एंजाइम DNA पॉलीमरेज। ये चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 सेट ऑफ प्राइमर्स यूज़ हो रहे हैं, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, और ये प्राइमर एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा हमारा प्राइमर का। अगर इस डायग्राम में मैं जूम करूँ तो एक सेट ये रहा प्राइमर, एक सेट ये रहा, टेम्पलेट ये बन गया, टेम्पलेट ये टेम्पलेट बन गया, और प्राइमर मेरे एक ये प्राइमर और दूसरा प्राइमर ये, और इसके ऊपर काम कौन कर रहा है, मेरा DNA पॉलीमरेज। तो इन 2 चीज़ों की मदद से मैं क्या कर ले रहा हूँ, अपना लाइगेट इसको मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ मैं PCR के अंदर। तो PCR के अंदर 2 चीज़ें यूज़ हुई, पहला हमारा हुआ क्या, 2 सेट ऑफ प्राइमर्स, और दूसरा हमारा DNA पॉलीमरेज। अब प्राइमर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। स्मॉल होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो रीजन्स ऑफ DNA के, इनको हम लोग प्राइमर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन रट लेनी है, पूछी जा सकती है। स्मॉल होगा, केमिकली सिंथेसाइज्ड है यानी हमने बनाया है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है यानी इसका साइज़ जो है छोटा है, और बहुत लंबी चेन नहीं है, इसका ये मतलब है पॉलीमर नहीं है बहुत बड़ा, और कॉम्प्लीमेंट्री है किसके साथ, रीजन्स ऑफ द DNA के साथ। और तीसरी चीज़ जो हमें यूज़ करनी है वो क्या है, एंजाइम DNA पॉलीमरेज हमारा। अब बात आती है आगे क्या, कि जो एंजाइम है हमारा वो इन प्राइमर्स को यूज़ करता है और इनको एक्सटेंड करता है यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो, हम लोग DNA पॉलीमरेज भी डाल रहे हैं, और वो कहाँ से उठाया है हमने, टाक पॉलीमरेज उठाया है। टाक पॉलीमरेज का मतलब थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज उठाया है। ये किस वजह से उठाया है, ये भी हमें इसकी खूबियाँ NCERT आगे बताएगी। प्लस हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी हम दे रहे हैं रिएक्शन के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। यही चीज़ NCERT ने यहाँ बोली कि जो एंजाइम है हमारा वो एक्सटेंड कर देता है प्राइमर्स को यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन, और जीनोमिक DNA को टेम्पलेट मान करके। द प्रोसेस को, इफ़ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स, अगर इस प्रोसेस को हमने रिपीट किया बहुत बार तो ये जो सेगमेंट ऑफ DNA है यानी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं हम लोग बिलियन टाइम्स तक, 1 बिलियन कॉपीज़ तक बना सकते हैं इसकी। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज़ अचीव्ड बाय द यूज़ ऑफ थर्मोस्टेबल। अब मैंने वही बात बोली थी ना कि हमने टाक पॉलीमरेज के बारे में पता चलेगा, तो ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज है ये टाक पॉलीमरेज जो है हमारा। टाक पॉलीमरेज जो है हमारा ये थर्मोस्टेबल है, मिला कहाँ से है, थर्मस एक्वेटिकस से मिला है। और क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात ये थर्मोस्टेबल होता है, जिसका मतलब क्या है कि ये रिमेन रहता है, एक्टिव रहता है। दिस रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग दी हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड DNA। ये जो हाई टेम्परेचर पे काम होता है डीनेचरेशन का, इसके अंदर हमारा ये एक्टिव रहता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ थर्मोस्टेबल। वरना हाई टेम्परेचर पे एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा थर्मस एक्वेटिकस है तो ऑब्वियसली हम लोग हॉट स्प्रिंग से उठा के लाए हैं इसको, तो हाई टेम्परेचर पे ये काम करने का आदी है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ थर्मोस्टेबल और ये एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड DNA में। हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचरेशन, इसका ये भी मतलब है कि डीनेचरेशन जो होती है वो हाई टेम्परेचर के इंड्यूस होने की वजह से होती है। फिर बात आती है कि एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट को अगर अब डिज़ायर हम लोग चाहते हैं कि नाउ बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग, अब इसको हम लोग क्या है एक वेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। अब तक हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था, यहाँ तक जो है रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था, अब उसकी जो है हमने मल्टीपल कॉपीज़ बना ली हैं। अब लोग हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर के अंदर इसको जोड़ सकते हैं।
यही चीज़ अब हम लोग वापस स्टेप्स को देखें तो स्टेप्स क्या हैं कि हम लोग इसको वेक्टर के अंदर जोड़ देंगे अब और इसको ट्रांसफ़र करवाएंगे होस्ट में। यही चीज़ है कि अच्छा इसको पीसीआर को समझें कि मान लो ये रेड वाला रीजन जो है हमें ये एम्पलीफाई करना है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जुड़ा हुआ है ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, इन दोनों को खोला कैसे जाए कि भाई ये इस फॉर्म में आ जाए। ये दोनों को खोल दिया तो ये डीनेचरेशन करने पे खुलता है, हीट देने पे। यही बात थी कि हीट इंड्यूस्ड डीनेचरेशन। और इसके अंदर हमारा काम कौन जिंदा कौन रहता है, हमारा टाक पॉलीमरेज। और दूसरी एक क्वेश्चन जो बहुत फेवरेट पूछा भी जा चुका है एक बार, वो इन स्टेप्स के बारे में है, किस सीक्वेंस में होते हैं। तो मैंने इसको बहुत टाइम पहले दही करके याद रखा था। दही, दही खाते हैं हम लोग तो दही हो गई उस तरीके से, DAE दही। ये याद रखना कि पहले डीनेचरेशन होती है, फिर अनीलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होती है। और 30 साइकिल्स होने पे लगभग 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाती हैं। वैसे ये फालतू का सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, लेकिन जब से पूछा है तो मुझे याद हो गया ये कि 30 साइकिल होने पे 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाती हैं। लेकिन ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि डीनेचरेशन होता है, फिर अनीलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होता है। ये था। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, होस्ट के अंदर इसको कैसे भेजें, इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। कई सारे मेथड्स हैं इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। वही बात हमने 4 तरीके पढ़े थे। हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिपिएंट सेल को पहले कंपीटेंट बनाना पड़ेगा ताकि ये क्या ले ले, डीएनए को ले ले। अगर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसके अंदर जीन ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है एंटीबायोटिक के लिए, जैसे मान लो एम्पिसिलिन, इसको ट्रांसफ़र करा हमने ई कोलाई के अंदर, तो जो होस्ट सेल है हमारा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर। क्योंकि ई कोलाई का जो नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर एम्पिसिलिन, कानामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से किसी चीज़ के लिए भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन हमने एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस को कोड करने वाला जीन अगर इसके अंदर डाल दिया है तो रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई यानी ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, अब एम्पिसिलिन हमने फैला दी, एक प्लेट ली, एगार प्लेट ली, उसके ऊपर हमने एम्पिसिलिन फैला दी और उसके ऊपर इन ई कोलाई को ग्रो करवाया, तो सिर्फ वो वाला ई कोलाई ग्रो होगा जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। यही चीज़ बोल रही है एनसीईआरटी, ओनली द ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो। अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स जो है मर जाएंगे क्योंकि उनके अंदर एम्पिसिलिन वाला जीन आया ही नहीं, जिसके अंदर आया वो बच जाएगा। इसीलिए सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वन इज़ एबल टू सिलेक्ट, यानी वी आर एबल टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। इस केस में क्या हुआ, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ने हमारे लिए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह फंक्शन किया। ये हो गया हमारा इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब बात आती है फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन कैसे करना है। भाई सिंपल सी चीज़ है क्या जब हम इंसर्ट कर रहे हैं एक एलियन पीस ऑफ डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के अंदर और उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने एक होस्ट में, अब ये होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ। अब भाई सारी की सारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा एक एम है क्या करने का, एक डिज़ायरेबल प्रोटीन या कोई प्रोडक्ट बनाने का, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, वैक्सीन हो या कोई प्रोटीन है, मेनली प्रोटीन है। अब इसके अंदर क्या है, हेंस देयर इज़ अ नीड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस। भाई अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस नहीं होगा तो मेरा प्रोटीन कैसे बनेगा। आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। भाई जब ये डीएनए ही मेरा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो ये मेरा प्रोटीन कहाँ से बनेगा। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अगर मेरे को ये प्रोटीन चाहिए तो यही बात कही गई है, द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। जो हमारा फॉरेन जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है वो एक्सप्रेस होगा अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर। The expression of foreign genes in host cells involves understanding many technical detail। अब ये चीज़ जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक के बाहर की बात है, तो हम लोग उस टॉपिक को एनसीईआरटी कह रही है डिस्कस इस टाइम पे नहीं करेंगे, ये हायर लेवल की चीज़ें, बहरहाल हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात आई क्या, आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन। हमने क्या कर लिया है, एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन को एक्सप्रेशन हो पाए टारगेट प्रोटीन की, इसके लिए हमने ऑप्टिमल कंडीशंस दे दी हैं, ऑप्टिमल कंडीशन इंड्यूस कर दी हैं। अब हमें क्या करना है कि हम लोग इसको किस तरीके से कंसिडर कर पाएँ कि हम इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर लें।
अब एनसीईआरटी कह रही है क्या तुम सोच सकते हो कोई ऐसी वजह जिससे हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन की ज़रूरत है। हाँ भाई, हमें पैसा कमाना है। हम किसके लिए, अगर भाई वैक्सीन बना रहे हैं तो हमें बहुत वो करना है, कौम की खिदमत करनी है। तो भाई हम किसी भी काम को लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो या तो वो फाइनेंशियल या फिर सोशल काम के लिए है। इफ़ एनी प्रोटीन, अब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी कह रही है, क्या इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन, एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट आई यहाँ से, क्या कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किसे कहा हमने, कि एक प्रोटीन एनकोडिंग जीन जो है हमारा वो किसी दूसरी जगह पे क्या बोलते हैं एलियन होस्ट के अंदर जाके हमारा एक्सप्रेस हुआ है। हेटेरोलोगस है, यानी ये जीन जो एक्सप्रेस हुआ है इस होस्ट के अंदर, ये इसका अपना नहीं था, हेटेरोलोगस होस्ट है ये। तो एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन जब एक्सप्रेस हुआ एक दूसरी जगह पे जाके, यानी दूसरी बॉडी के अंदर हेटेरोलोगस होस्ट में, तो उस प्रोटीन को हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा। अब बात आती है क्या कि द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी, हम लोग लैब के अंदर इसको स्मॉल स्केल पे ग्रो कर सकते हैं। द कल्चर में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिज़ायर्ड प्रोटीन, और फिर इसको प्योरीफाई कर लेंगे और इसको अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स की मदद से हम लोग प्योरीफाई कर लेंगे। ये स्मॉल स्केल पे लैब के अंदर उगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम के अंदर ग्रो करें, द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, जहाँ पे हम लोग मीडियम को, यूज्ड मीडियम जो है, जो इस्तेमाल हो गया मीडियम, यानी उसमें से सारी खूबियाँ चली गई, उसको ड्रेन आउट कर दें एक तरफ से और फ्रेश मीडियम को प्रोवाइड कर दें दूसरी तरफ से, जिससे क्या पॉसिबल हो कि जो हमारे सेल्स हैं हमारे होस्ट के, वो फिजियोलॉजिकली जो है मोस्ट एफिशिएंट या एक्टिव लॉग फेज़ में प्रेजेंट हैं, एक्सपोनेंशियल या एक्टिव लॉग फेज़ के अंदर प्रेजेंट है। यानी वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनाता जाएगा। भाई ये यूज्ड मीडियम जो है हमारा, कूड़ा कचरा, उसको आपने एक तरफ से निकाल दिया और खाना वाना जो है, न्यूट्रिशन वगैरह, फ्रेश मीडियम वो दूसरी तरफ से दे दिया। तो इस तरीके से आपने क्या रखा, सेल्स को फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव या लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज़ में रखा आपने। इस तरीके की जो कल्चरिंग है, दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड है, इससे क्या होगा, प्रोड्यूस हो पाएगा लार्जर बायोमास, जिससे हमारी हाइयर यील्ड्स आएंगी डिज़ायर्ड प्रोटीन्स की। किसकी मदद से, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम की मदद से। अब ये बात आई कि स्मॉल वॉल्यूम जो कल्चर की हैं ये अप्रिशिएबल क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे सकती। अगर हमें इन्हें लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर प्रोड्यूस करना है तो हमें बायो रिएक्टर्स को डेवलप करना होगा। प्रीवियस ईयर्स में बायो रिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि उन चीज़ों का नाम क्या है जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज़ में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो बर्तन क्या हैं, वेसल्स क्या हैं, वो ये एनसीईआरटी कह रही है ना, बायो रिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ एज वेसल्स। तो उन बर्तनों का नाम क्या है, बायो रिएक्टर्स है। बायो रिएक्टर्स के अंदर क्या है, 100 से 1000 लीटर तक कल्चर हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। बायो रिएक्टर को आप क्या सोच सकते हो, एक बर्तन है जिसके अंदर रॉ मटेरियल हमने डाला है और उसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर ले रहे हैं हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर या इंडिविजुअल एंजाइम्स वगैरह वगैरह के अंदर। किसके अंदर, माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल्स को यूज़ करके, माइक्रोब्स के सेल्स को, प्लांट्स के सेल को, एनिमल के सेल को या ह्यूमन के सेल को यूज़ करके इन बड़े बड़े बर्तनों के अंदर हम लोग अपना रॉ मटेरियल डाल करके बायोलॉजिकली हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी चीज़ों को कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जो कि इंसानों के लिए ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। अब बात आती है क्या कि बायो रिएक्टर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करता है अचीव करने में डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को हम लोग बना पाएँ। इसके लिए बायो रिएक्टर हमारा ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। क्या क्या दे करके, प्रोवाइड करके ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, सबस्ट्रेट अच्छा खासा रहेगा, सॉल्ट, विटामिन्स और ऑक्सीजन वगैरह सब अच्छी खासी रहेंगी। अब एनसीईआरटी एक और फैक्चुअल स्टेटमेंट देती है, आपको ये भूलनी नहीं है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, स्टीरिंग टाइप के होते हैं। अब ये दोनों जो हमें दे रखे हैं ये दोनों के दोनों ही स्टीरिंग टाइप हैं। ये सिंपल स्टीरिंग टाइप है, ये स्पार्ज स्टीरिंग टाइप है। वैसे इसके अंदर इतना कुछ पूछा नहीं गया है अब तक, लेकिन आप इनकी लेबलिंग वगैरह देख सकते हो कि एसिड या पीएच वाला कंट्रोल सिस्टम दे रखा है। यहाँ से स्टीम जाएगी स्टेरिलाइजेशन के लिए, इधर से फोम को ब्रेक करने के लिए बीच में ब्लेड्स टाइप में लगे हुए हैं। फ्लैट
ब्लेडेड इम्पेलर यहाँ लगा हुआ है, कल्चर ब्रॉथ जो है बीच में पड़ा हुआ है, इससे मिक्सिंग होगी हमारे ब्लेड्स वगैरह से, इधर से स्टेराइल एयर हम लोग डाल देंगे, ऊपर हमारी मोटर लगी है। इसकी लेबलिंग आप देख लेना बिकॉज एनसीईआरटी का हर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर यहाँ पे स्पार्स्ड वाला जो है हमारा, इनका नाम तो याद रखना कि ये तो पूछ ही सकता है कि सिंपल स्टेयर वाला कौन सा है स्टेयर्ड टाइप का, और ये स्पार्स्ड वाला कौन सा है, ये वाला है। इसके अंदर क्या है, हम लोग इंक्रीज सरफेस एरिया देख सकते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए, और इसके अंदर गैस का एंट्रेनमेंट हो रहा है, और बबल्स जो हैं ड्रामेटिकली इंक्रीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र एरिया को। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बबल्स का यूज़ क्या है, कि बबल जो है ड्रामेटिकली इंक्रीज़ कर रहा है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र एरिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बात आती है क्या, एनसीईआरटी यहाँ पे आपसे कहती है स्पार्ज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर के बबल्स को स्पार्ज किया जाता है। स्टेराइल एयर के बबल्स किसके अंदर डाले जाते हैं, स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक वाले में, बायोरिएक्टर्स में। दोनों के दोनों हैं वही, स्टिर्ड ये भी है, स्टिर्ड ये भी है। बात आती है क्या कि ये जो स्टिर्ड टैंक रिएक्टर है ये सिलेंड्रिकल होता है यूजुअली, और कर्व्ड बेस होगा इसका, ताकि फैसिलिटेट हो पाए मिक्सिंग रिएक्टर के कंटेंट्स की। अब फिर जो है ये फैसिलिटेट करेगा क्या चीज़, हमारी मिक्सिंग और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट दी बायोरिएक्टर। ऑल्टरनेटिवली हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली एयर को भी हम बबल कर सकते हैं रिएक्टर के थ्रू। अगर हम लोग इसकी फिगर को क्लोजली देखें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या सिस्टम्स हैं, एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, और पीएच कंट्रोल सिस्टम है, और सैम्पलिंग पोर्ट्स भी हम लोग देख सकते हैं जिसके थ्रू स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ द कल्चर को हम लोग पीरियोडिकली निकाल के चेक कर सकते हैं। अब इनको याद कैसे करो, तो पीएच कंट्रोल सिस्टम का पीएच, और तोहफा मतलब इंग्लिश में गिफ्ट, टी से टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ओ से हमारा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, एफ से हमारा फोम कंट्रोल सिस्टम, और ए से एजिटेटर सिस्टम। ये 5 सिस्टम्स और सैम्पलिंग पोर्ट्स हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी ने ही हमें बताया, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो, पीएच तोहफा। फिर बात आई हमारी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होता क्या है, सेपरेशन और प्योरीफिकेशन दोनों को हम लोग कहते हैं, ये कलेक्टिवली इसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस कहा जाता है, कि सेपरेट भी करना और प्योरीफाई भी करने को। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, कि भाई प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पूरा हो गया, बायोसिंथेसिस पूरी हो गई है, प्रोडक्ट को जो है हमें सब्जेक्ट करना है एक सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू, जिसके बाद वो हमारा मार्केट के लिए तैयार हो जाएगा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह। और इन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या आएगा, सेपरेशन और प्योरीफिकेशन, जिसको कलेक्टिवली हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहेंगे। प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव हम लोग को इसके अंदर डालना पड़ेगा, और सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स भी होने पड़ेंगे अगर ये कोई ड्रग है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी हमें हर प्रोडक्ट की चाहिए ही चाहिए। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो है वेरी करती है हमारी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, यानी सेपरेशन और प्योरीफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल किस किस चीज़ का होना है, किस किस प्रोडक्ट का होना है, किस किस तरीके से होना है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। भाई किसी प्रोडक्ट के लिए अलग तरीके से काम होगा, किसी के लिए दूसरे तरीके से होगा। यही चीज़ एनसीईआरटी ने बोली है। बहरहाल डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, सेपरेशन और प्योरीफिकेशन को कलेक्टिवली डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहा जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप आपको बहुत ईजिली ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, और इस पूरे के पूरे यूनिट में से हमें 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमें हो सकता है 8 क्वेश्चन भी आ जाएं दोनों चैप्टर से। बहुत स्कोरिंग यूनिट है और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। आई होप जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब समझ में आया हो।